गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे, मैं डॉक्टर आर के कटेवा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन पढ़ेंगे सहकारी विपणन। पहले सहकारी विपणन के संबंध में अपन पढ़ेंगे कि सहकारी विपणन क्या है, मतलब क्या जरूरत पड़ रही है, कहाँ जरूरत है इसकी, भारतीय कृषि विपणन की क्या क्या समस्याएं हैं, सहकारी विपणन का फिर अर्थ और इसकी विशेषता है, और फिर सहकारी विपणन के लाभ। इन चीज़ों पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करें अपन। बच्चों देखिए, हमारे भारत में लगभग 70% आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, यानी कृषि कार्य में संलग्न है। भारतीय कृषि जीवन यापन का एक साधन है। भारतीय किसान इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं चलाते। उसके पास पेट भरने के लिए या उदरपूर्ति का कोई अन्य साधन न होने के कारण कृषि को वो अपना मुख्य कार्य के रूप में अपनाते हैं। कृषक की एक आंख हल पर और दूसरी बाजार पर लगी रहती है। वह अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्राय चिंतित रहता है। वह अपनी उपभोग वस्तुएं महंगी खरीदता है और अपनी उपज सस्ती दर पर बेचता है। यदि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाए तो वह अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होगा। लेकिन भारत में कृषि विपणन की दशा बहुत शोचनीय है। अधिकांश कृषक अपनी उपज व्यक्तिगत स्तर पर बेचते हैं, जो व्यापारियों के माध्यम से बेची जाती है। ये व्यापारी या मध्यस्थ किसान की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उसका शोषण करते हैं। ये किसान की उपज को कम मूल्य पर खरीदकर उसे अधिक मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि न केवल उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला किसान अपनी उपज का उचित प्रतिफल पाने से वंचित रहता है, बल्कि उपभोक्ता भी ऊंची कीमत पर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मजबूर होता है। भारत में कृषि वर्ग संगठित नहीं है। यह व्यापारिक वर्ग का सामना करने के में असमर्थ है। सदियों की दास्तान व ऋणग्रस्तता के कारण उसे अपनी उपज महाजन को ही बेचनी पड़ती है। यहाँ तक कि ब्याज व मूलधन का भुगतान करने के लिए उसे फसल काटते ही बेचनी पड़ती है। यह फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए इंतज़ार भी नहीं कर सकता है। इस संबंध में, कृषि विपणन के संबंध में, ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें उसने स्पष्ट लिखा था, यद्यपि अधिकांश नियमित बाज़ारों में जिनकी संख्या सापेक्षिक रूप से कम है, विपणन स्तर में सुधार हुआ है, तथापि उसमें कई दोष अब भी विद्यमान हैं। मंडियों में आज भी हमें नापतोल में गड़बड़ियाँ, कृषि उपज के मूल्य में से धार्मिक एवं दान कार्यों के लिए कटौतियाँ, थोक विक्रेताओं द्वारा अधिक मात्रा में नमूने लेना, दलाल व क्रेताओं के बीच संगठित होना, गठबंधन होना आदि अनेक बुराइयां देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी व्यापारी गांवों में जाकर कृषक की खड़ी फसल तथा तैयार फसल को बहुत सस्ते दामों पर भी क्रय कर लेती है। ये अपनी टिप्पणी में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने माना है। तो जब ये ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने माना तो इसका मतलब बड़ी समस्या कृषक के सामने है। तो अब क्या समस्याएं हैं कृषक के सामने, अपन उस पर बात करें। भारतीय कृषि विपणन की क्या क्या समस्याएं हैं उस पर अपन बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है मध्यस्थों का बहुलता, यानी मध्यस्थ बहुत हैं। प्राय किसान अपनी उपज को गांव में बेचता है। कृषि उपज को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बहुत से माध्यमों से गुजरना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करें गेहूँ का, तो गेहूँ की उपज के संबंध में मध्यस्थ किसान को अन्य किसानों की उपज एकत्रित करते हैं। जमींदार जो अपने काश्तकारों की उपज एकत्रित करते हैं। गांव का महाजन, घूमने फिरने वाले क्रेता, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया, सहकारी दुकानें, थोक व्यापारी, मिलों के एजेंट तथा नियंत्रक एवं एजेंट आदि, ये कुछ मध्यस्थ क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से काम करते हैं और दोनों पक्षों से कमीशन लेते हैं। अनेक कार्य धोखाधड़ीपूर्ण भी होते हैं, जैसे पर्दे के अंदर इशारों से कीमत तय करना आदि। दूसरा पॉइंट इसमें आता है संगठन का अभाव। भारतीय कृषक बिखरा हुआ है। संगठन के अभाव में उसको सही मार्गदर्शन नहीं होता है। इसके विपरीत
उपज के क्रेताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण वे किसान को आसानी से विभिन्न बातों में दबा लेते हैं और शोषण करने में सफल हो जाते हैं। शीघ्र बिक्री की बाध्यता होती है। सामान्यतः किसान को अपनी उपज तैयार होते ही बेच देनी होती है। इस समय न तो उसे अपनी उपज की उचित मूल्य प्राप्त हो पाता है और न मध्यस्थ द्वारा उपयुक्त शर्तें हैं। सामान्य रूप से फसल आने के समय बाजार भाव कम होते हैं। उस समय किसान कर्ज के बोझ से दबा रहता है और मजबूरी में कर्जदार को ही अपनी फसल कम दामों पर बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। विपणन व्ययों की विविधता। भारतीय कृषक को अनेक अनावश्यक विपणन व्यय वहन करने पड़ते हैं। इन व्ययों से किसान का कोई लेना देना नहीं है, कोई उसे लाभ प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में ये व्यय उचित व न्यायपूर्ण नहीं होते। उदाहरण के लिए व्यापारी से धर्मादा, चुंगी, आड़त, गौशाला, पोशाला, मंदिरों के लिए चंदा, गोदामों का किराया आदि के लिए कृषक की उपज मूल्य में से कटौती कर ली जाती है, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती। किसान को ये सब मजबूरी में देना होता है। ये बड़ी समस्या है। मोल भाव की गड़बड़ी। भारतीय किसान अशिक्षित होता है, उसे अपनी उपज के मोल भाव की जानकारी नहीं होती है और वह न ही मोल भाव करने में सक्षम होता है। वह व्यापारियों के विश्वास पर ही मोल भाव करता है। नियंत्रित बाजारों के अभाव में कृषि उपज की बिक्री के कई दोषपूर्ण एवं रहस्यमय तरीके अपनाए जाते हैं। एक सीधा साधा किसान इनको समझने में समर्थ नहीं होता। दलाल व व्यापारी ही इस प्रकार की चालाकियों को समझते हैं और किसान को हिसाब किताब भी नहीं आता। अतः जो कुछ भी उसे दिया जाता है उसे वह स्वीकार कर लेता है। व्यापारी उन्हें बाजार मूल्य से भी कम मूल्य देते हैं। गलत तोल। जब कृषक अपनी उपज को मंडी में ले जाता है तो वहाँ भी उसे छला जाता है। व्यापारी अथवा मध्यस्थ अपने तोलने वाले व्यक्ति होते हैं। वे व्यापारियों से मिले होते हैं, व्यापारियों के पक्ष में नाप तोल करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। अधिकांश मंडियों में तोल में काम में लिए जाने वाले बाट ठीक नहीं होते। इस कारण भी किसान भोला वाला किसान ठगा जाता है। माल के श्रेणीकरण तथा प्रमापीकरण का अभाव है। कृषक अनेक प्रकार व कई किस्मों की उपज उत्पादित करता है। भारतीय किसान अपनी उपज का श्रेणीकरण व प्रमापीकरण नहीं कर पाता। इसके पास साधनों का अभाव है। इस कारण वह अपनी उपज का विधायन भी नहीं कर पाता। इसके विपरीत वह अपनी उपज को जैसी उत्पन्न होती है उसी स्थिति में बेच देता है। व्यापारी ऐसी उपज का उचित मूल्य नहीं देते हैं और उससे ठगी करते हैं। गोदामों व भंडारगृहों का अभाव। भारतीय कृषक के पास अपनी उपज को संग्रह करने के लिए उचित स्थान, गोदाम या भंडारण नहीं है। इस कारण उसे अपनी उपज तैयार होते ही बेचनी पड़ती है। यदि वह अपनी उपज अधिक मूल्य प्राप्त करने की आशा में संग्रह करता है तो बहुत सी उपज नष्ट होने का भी भय रहता है। बिक्री संबंधी सूचना का भी अभाव है। गांव में कृषि उपज के संबंध में पर्याप्त विश्वसनीय सूचनाएं नहीं मिल पाती। किसान को गांव के व्यापारी की सूचना पर ही विश्वास करना पड़ता है, जो सामान्यतः गलत होती है। कृषक को विभिन्न अनाजों की विभिन्न मंडियों में प्रचलित भावों की जानकारी न होने के कारण भी उसे अपनी उपज मध्यस्थों तथा व्यापारियों को सस्ती दर पर बेचनी पड़ती है। ये भी एक बड़ी समस्या है। यातायात की व्यवस्था भी नहीं है। भारत गाँव का देश है। गांव दूर दूर तक फैले हैं। वहाँ से उपज को मंडियों तक लाने के लिए यातायात साधनों का अभाव है। अधिकांश गाँव में पक्की सड़कों का अभाव है। कच्ची सड़कों पर ट्रक आदि के चलने में कठिनाई है। वर्षा ऋतु में तो प्राय गाँव के रास्ते एकदम बंद हो जाते हैं। किसानों को अपनी उपज बैलगाड़ियों से ही मंडी तक लानी होती है। यदि मंडी दूर है तो उपज ले जाने में कठिनाई और अधिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उसे मजबूरन बाध्य होकर अपनी उपज गांव में ही बेचनी पड़ती है। यदि सड़कें व यातायात के शीघ्रातिशीघ्र साधन उपलब्ध हों तो किसान अपनी उपज मंडी में बेचकर उचित कीमत कमा सकता है, प्राप्त कर सकता है। नियंत्रित बाजारों का अभाव। भारत में कृषि उपज की बिक्री के लिए पर्याप्त नियंत्रित बाजार नहीं है, जहां किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। अधिकांश कृषि उपज मंडियां अनियंत्रित हैं। यहाँ विपणन के लिए नियम लागू नहीं होते और व्यापारी अपनी मनमानी करते हैं। नियंत्रित बाजारों में भी नियमों को कठोरता से लागू नहीं किया जाता, जिसका फायदा मध्यस्थ वर्ग उठाता है। विपणन योग्य उपज की कमी। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है और कृषि जोत बिखरी हुई है। इस कारण उसके पास मंडी में बेचने योग्य उपज बहुत कम होती है और वह अधिकांश उपज का उपभोग कर लेता है। इस कारण भी उसे
कम ही लाभ प्राप्त होता है। बिक्री मूल्य में देरी से मिलना, किसानों को अपनी उपज का मूल्य बिक्री के तत्काल बाद नहीं मिलता। सामान्य रूप से देखने में आया है कि व्यापारी किसान को कुछ रुपया पेशगी देकर उपज खरीद लेते हैं तथा शेष भुगतान करने में देरी करते हैं। पेशगी दी हुई रकम पर ब्याज वसूल करते हैं और इस प्रकार से ब्याज की दर काफ़ी ऊँची होती है। ये भी किसानों के लिए घाटे का सौदा होता है। सहकारी विपणन व्यवस्था का अभाव। भारत में सहकारी विपणन व्यवस्था का बहुत अभाव है, नितांत अभाव है। प्रथम तो यहाँ कृषि उपज विपणन समितियाँ ही नहीं हैं। यदि कुछ विपणन समितियाँ हैं तो वे सीमित मंडियों में ही कार्य करती हैं। इनकी कार्य व्यवस्था में भी अनेक दोष हैं। मंडियों में मध्यस्थों व दलालों का बोलबाला है, अतः ये मनमानी भाव से वस्तुएं खरीदते हैं। अब ये समस्याएं हैं भारतीय कृषि विपणन की, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो एक रास्ता है सहकारी विपणन का। तो सहकारी विपणन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आप समझिए थोड़ा सा। सहकारी विपणन व्यवस्था का अभिप्राय उत्पादकों तथा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादन के सम्मिलित विक्रय के लिए किए गए प्रयत्न तथा उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्मिलित क्रय करने के प्रयत्न से है। इस कार्य के सफल संचालन के लिए उत्पादक को अपने सहकारी विपणन संघ तथा उपभोक्ता अपने उपभोक्ता सहकारी भंडार खोलते हैं। वास्तव में विपणन संबंधी सभी कार्यों को सहकारिता के आधार पर किए जाते हैं, सहकारी विपणन में सम्मिलित किए जाते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कृषि पदार्थों के सहकारी विपणन से आशय कृषि उपज के संगठित विक्रय से है, जो लाभ की भावना के बिना ही व्यक्तिगत कृषकों के हितों का ध्यान रखकर किया जाता है। सामूहिक आधार पर विपणन व्यक्तिगत विपणन की अपेक्षा सदा प्रभावशाली होता है, क्योंकि इससे दोनों व्यक्तिगत उत्पादन और संयुक्त विक्रय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। विशेषताएं क्या हैं? ये एक ऐच्छिक संगठन है। सहकारी विपणन समिति के लिए कुछ व्यक्ति बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से सामूहिक लाभ के लिए एकत्रित होते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं। उद्देश्य इनका मुख्य उद्देश्य सहकारी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाना होता है और सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना होता है। लोकतांत्रिक संगठन है। सहकारी विपणन समिति का संगठन लोकतांत्रिक आधार पर गठित होता है, अर्थात यह समिति सदस्य ही होते हैं तथा सदस्यों के हित के लिए सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित होती है। ये सहकारिता के सिद्धांत पर ही ये संचालित होते हैं। समितियां सदस्य किसानों की उपज को उचित मूल्य पर बेचकर उसकी आर्थिक स्थिति सुधारती है। कृषि उपज विपणन इस प्रकार की समिति का मुख्य कार्य कृषक की उपज का विपणन इस प्रकार करना जिससे किसान को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। तो ये सहकारी विपणन संगठन है, इसका अर्थ और विशेषताएं हैं। अब सहकारी विपणन को अगर हम अपनाएंगे तो उससे क्या लाभ है? सहकारी विपणन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सदस्यों को उपज का बाजार में बेचने में सहयोग करना, उचित मूल्य दिलवाना, नाप तोल में गड़बड़ी ना हो, उन व्यवस्थाओं को देखना, अनावश्यक उनके कोई चार्जेज न लगे, उन चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें इन समितियों के द्वारा देखे जाते हैं। विपणन के सहकारी विपणन के लाभ को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है उत्पादकों को लाभ और दूसरा है उत्पादकों के साथ साथ उपभोक्ताओं को लाभ। और क्योंकि उत्पादकों को और उपभोक्ताओं को लाभ हो रहे हैं तो फिर ये समाज के ही अंग हैं दोनों, तो समाज को भी लाभ इसमें है। तो उत्पादकों को लाभ कौन से हैं? मध्यस्थों का इसमें उन्मूलन होता है। वर्तमान में जो विपणन प्रणाली है उसमें मध्यस्थ इतने शक्तिशाली हैं कि वो अधिकांश किसान की उपज के अधिकांश भाग को जौ की भांति चूस लेते हैं। ये लोग दलाल, एजेंट, ये लोग इनसे कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदते हैं, नापतोल में गड़बड़ी करते हैं। इन मध्यस्थों से उन्मूलन इन समितियों के माध्यम से ही किया जाता है। विपणन व्यय में मितव्ययता। प्रत्येक उत्पादक द्वारा अपने माल को व्यक्तिगत रूप से बेचने में पर्याप्त व्यय होता है। विपणन समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यापार करने से अनेक बाजार व्ययों जैसे एकत्रीकरण, वर्गीकरण, वस्तु संग्रहण, जोखिम आदि में कमी आती है। ये भी फायदेमंद होता है। आय में वृद्धि। सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से माल बेचने से कृषक को दोहरा लाभ होता है। एक तरफ उसे अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है तो दूसरी ओर विपणन समितियों को लाभ भी सदस्यों में ही वितरित कर दिया जाता है। ये भी उसके लिए फायदेमंद है। सौदा शक्ति में वृद्धि, बार्गेनिंग पावर के लिए कहा गया है।
सामान्य स्थिति में किसान को सौदा शक्ति कमज़ोर होती है। ऋण भार के कारण फसल तैयार होते ही उसे बेचनी पड़ती है, चाहे वो कम मूल्य ही हो। किंतु सहकारी विपणन समितियां सदस्यों को सौदा शक्ति मजबूत होती है। वे किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें माल को रोके रखने के लिए योग्य बनाती हैं, जिससे उसको लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय सहायता, सहकारी विपणन समितियां सदस्यों का माल रखकर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती हैं। फलस्वरूप किसान उपज को शीघ्र बेचने के लिए बाध्य नहीं होता, इसलिए ये लाभदायक है। कृषि उपज में वृद्धि, विपणन समितियों की सहायता से किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसके लिए उसे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। वे कृषि की नई तकनीक, उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि का प्रयोग करते हैं, जिस कारण उन्हें कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती है। सहकारी साख आंदोलन की सफलता, सहकारी विपणन समितियां सहकारी आंदोलन को सफल बनाने में सहायक होती हैं। आजकल साख को विपणन से संबद्ध कर दिया गया है। इस व्यवस्था में साख समितियों द्वारा किया गया ऋण सहकारी विपणन समितियों द्वारा किसानों की उपज के विक्रय मूल्य से काट लिया जाता है तथा शेष राशि किसान को दे दी जाती है। इससे साख समितियों के ऋणों की समय पर वसूली हो जाती है। इस प्रकार विपणन समितियां सहकारी साख आंदोलन को सफल बनाने में सहायक होती हैं। शैक्षणिक महत्व है, सहकारी विपणन समितियों के कारण सदस्यों में सहयोग व विकास होता है। वे मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध एकजुट होते हैं। इससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है। कृषि आदानों की पूर्ति, सहकारी विपणन समितियां कृषि उपज का विक्रय करने के साथ साथ किसानों के लिए कृषि आदानों जैसे उत्तम बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि उपकरण आदि की पूर्ति भी करती हैं। इससे किसान को घर बैठे कृषि आदान उपलब्ध हो जाते हैं। सट्टे पर रोक, सहकारी विपणन समितियां सट्टेबाजी को रोकने में भी सहायक होती हैं। जब उत्पादकों के लाभ के बाद में उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ हैं? सहकारी विपणन समितियां उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करती हैं। विपणन समितियां किसानों को अच्छी किस्म की उत्पादित करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे उपभोक्ता को भी अच्छा माल उपलब्ध होगा। इसके साथ ही विपणन समितियां मध्यस्थों का उन्मूलन करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलने लगती हैं। विपणन समितियां नाप व तौल में भी बेईमानी नहीं करती। इस प्रकार से उपभोक्ताओं को सस्ता व अच्छा माल उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों समाज के ही भाग हैं, तो समाज को उसके लिए क्या लाभ है? सहकारी विपणन समितियां संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। इसके द्वारा सदस्यों की आय बढ़ती है, उनका जीवन स्तर उन्नत होता है तथा वे अच्छी व अधिक वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। इससे संपूर्ण समाज में उत्पादन बढ़ता है, समाज को अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इससे समाज में सहयोग, सहकारिता, ईमानदारी और सेवा व निष्ठा की भावना विकसित होती है। तो ये सहकारी विपणन के संबंध में अपन ने चर्चा की है। कल अपन इसके ढांचे और उस पर विस्तार करेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।